नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, इसके क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन इट कॉम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम। तो आप बताएंगे एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेज है जो अर्थ के सराउंडिंग फैला हुआ है। इसका कॉम्पोजिशन है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और अदर गैसेज हैं। इसको पाई डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। एक डायग्राम बनाइए जिसमें नाइट्रोजन दिखाइए, ऑक्सीजन दिखाइए, ठीक है। इसके अलावा बाकी की जो अदर गैसेज हैं उन सबको एक्सप्लेन आप इसमें कर सकते हैं पाई डायग्राम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में आपने बतानी होती है लेयर, जिसमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर है। तो आपकी बुक में एक डायग्राम दिया गया है, उसमें आप बताइए कि सबसे नीचे वाली लेयर है ट्रोपोस्फियर जो पोल के ऊपर 8 किलोमीटर, ठीक है, और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर तक ऊंची है। एवरेज जो है इसकी 12 से 13 किलोमीटर है, ठीक है। इसी में सब सारी वेदर रिलेटेड इवेंट्स होती हैं और इसकी लास्ट जो लेयर होती है उसको बोला जाता है ट्रोपोपोज। फिर उससे ऊपर की लेयर दिखाइए जो लगभग 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। इसमें एरोप्लेन का पिक्चर आप बना सकते हैं क्योंकि ये एरोप्लेन के उड़ने के लिए सबसे आइडियल होती है। और इसी में ओजोन यानी O3 गैस मिलती है जो पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है। इसकी लास्ट लेयर को स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। उसके आगे मेसोस्फीयर आता है। इसके अंदर ही जो मेटोर्स यानी आपने टूटे हुए तारे देखे होंगे वो सब इसी में जल जाते हैं। मीटराइज्ड जो होते हैं ना वो इसमें जल के ख़त्म हो जाते हैं। इसकी लास्ट लेयर को बोला जाता है, लास्ट सीमा को मेसोपोज जो 80 किलोमीटर तक आती है, ठीक है। इसके आगे आती है थर्मोस्फीयर तापमंडल। इसी में सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए जाते हैं और इसी में अरोराज दिखाई देते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी नॉर्थ पोल की ओर और अरोरा बोरोलिस ये है नॉर्थ पोल पे, अरोरा ऑस्ट्रेलिस ये होती हैं साउथ पोल पे। लगभग ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अरोराज दिखाई देते हैं, ठीक। आपकी बुक में एक रंग बिरंगा पिक्चर दिखाई गई होगी, ठीक है। तो ऐसे अगर भारत में देखना है तो उसके लिए लद्दाख में कभी कभार ये दिखाई दे जाते हैं जो आप हानले में देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट लेयर होती है एक्सोस्फीयर जिसको माना जाता है 400 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक। तो ऐसा डायग्राम आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है विच आर द 4 मेन सीजन इन इंडिया। भारत में 4 प्रमुख सीजन होते हैं। एक है विंटर सीजन जो अक्टूबर से शुरू होता है और लगभग फरवरी तक रहता है। दूसरा होता है समर सीजन या प्री मानसून सीजन जिसमें मार्च, अप्रैल, मई ये महीने शामिल होते हैं, जिसमें धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसमें प्री मानसून एक्टिविटी से थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। देन आता है मानसून या रेनी सीजन जिसको एडवांसिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून सीजन कहा जाता है, जो चलता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक, ठीक है। इसमें रेनी सीजन होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आने वाली मानसून पवनें इंडिया में बारिश करती हैं। देन आता है पोस्ट मानसून सीजन या रिट्रीटिंग ऑफ मानसून यानी नॉर्थ ईस्ट यानी लौटती हुई मानसून पवनों का सीजन जो शुरू होता है अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, यहाँ तक ये सीजन नॉर्मली रहता है, ठीक है। देन आता है आपका वाई डू यू नॉट फील एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप क्यों नहीं महसूस करते हैं। द एयर अबव अस exert a significant force on our body and yet we do not feel it. This is because air pressure on us from all sides and our body exert a counter pressure in the response. The pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and cancels the pressure from the outside. हमारे शरीर पर जो वायुमंडल वो दबाव डालता है उसका एहसास हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हवा हमारे को चारों तरफ से दबाव डालती है, जबकि हमारा शरीर भी उसका काउंटर करता है यानी इसके ऊपर वापस दबाव डालता है। हमारे शरीर के अंदर भी बाहरी वायुमंडल जितना ही
प्रेशर होता है, जिसके कारण से वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कैंसिल कर देता है, इसलिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन विच लेयर डू एरोप्लेन फ्लाई एंड वाई। एरोप्लेन फ्लाई करते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एरिया क्लाउड फ्री होता है, स्टेबल होता है, इसमें कोई भी हॉरिजेंटल या वर्टिकली हवा नहीं चलती है, और इसमें जो एयर टर्बुलेंस है वो सबसे कम, या वेदर डिस्टर्बेंस है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट आता है ट्रोपोपोज और स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में अंतर बताइए। अक्षोमंडल और समताप मंडल में। देखिए, ट्रोपोस्फियर जो है वो एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर लेयर होती है, जिसके अंदर जो एवरेज हाइट होती है वो 13 किलोमीटर, पोल के ऊपर ये 8 किलोमीटर होती है, इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर होती है। इसमें प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। यानी ऊंचाई के साथ साथ हवा फैलती है, और हवा फैलने के कारण से उसके अंदर जो गर्मी होती है वो प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से गिर जाती है। यानी प्रत्येक 1000 मीटर पर, यानी 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट हेयर अलॉन्ग विद मोस्ट ऑफ वाटर वेपर एंड क्लाउड। इसी लेयर में ऑक्सीजन होती है या हवा होती है, जिसको हम सांस के रूप में इनहेल करते हैं। इसी में वाटर वेपर होते हैं, इसी में क्लाउड्स बनते हैं, इसी में सभी प्रकार की रेनफॉल, फॉग, हेल स्टोन जैसी घटनाएं या मौसमी घटनाएं इसमें घटित होती हैं। ट्रोपोस्फियर जो है स्ट्रेटोस्फियर से एक छोटी सी या ट्रांजिशन लेयर के द्वारा या जोन के द्वारा अलग किया जाता है, जिसको हम ट्रोपोपोज कहते हैं। देन आता है स्ट्रेटोस्फियर। ये सेकंड लेयर होती है जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, यानी पोल पर 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, इसी में एरोप्लेन उड़ने के लिए सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें क्लाउड नहीं होते, इसमें वेदर डिस्टर्बेंसेस नहीं होते। जो लोअर स्ट्रेटोस्फियर उसमें एरोप्लेन उड़ते हैं। इसी प्रकार से इसमें O3 गैस मिलती है, जो 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, सन से आने वाली यूवी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और एक फिल्ट्रेशन का काम करती है, जो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से पूरी अर्थ को बचा देती है। यानी एक प्रकार की ये हमारे लिए सेफ्टी लेयर है। स्ट्रेटोस्फियर बाउंड्री बनाती है मेसोस्फियर के बीच में स्ट्रेटोपोज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून आती है जून टू सितंबर, और नॉर्थ ईस्ट मानसून आती है, जिसको लौटती हुई मानसून कहते हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, तो पहले साउथ वेस्ट मानसून का अध्ययन करते हैं। साउथ वेस्ट मानसून जनरली एक स्पैन होता है जून टू सितंबर तक का। इसमें ये डोमिनेटेड सीजन होता है ह्यूमाइड दृष्टिकोण से, जो पूरे इंडिया में रेनफॉल करता है। ठीक है, और इसमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड्स आती हैं और पूरे भारत के अंदर बारिश करती हैं। नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी लौटता हुआ मानसून। धीरे धीरे अक्टूबर के महीने में मानसून नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन से लौटना शुरू हो जाता है, और उसके कारण से मानसून पवनें वापस उनकी दिशा बदल जाती है, और वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर वो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बारिश करती हैं। ठीक है, तो ये होता है सीजन नॉर्थ ईस्ट मानसून का। ठीक है, इसके कारण धीरे धीरे अक्टूबर से मानसून पवनें वापस लौटना शुरू कर देती हैं। देन आता है टेबल बेस्ड एक्टिविटी। आपके इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे एक टेबल दी गई है, जिसमें दिल्ली की जो ये बाल डायग्राम और ये लाइन ग्राफ के द्वारा टेम्परेचर और रेनफॉल दर्शाए गए हैं। इसके साथ साथ ये एक टेबल दी गई है, इस टेबल का आपने अध्ययन करना है, और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, आप इस टेबल का अध्ययन करें। हालांकि मैंने आपके लिए सारे सोल्व कर दिए हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इनका उत्तर बाद में देखें, पहले आप टेबल के आधार पर स्वयं इनका उत्तर देने का प्रयास करें। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर 10 जो स्टेशन हैं उनको व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ये जितने भी स्टेशन हैं
तो ये स्टेशंस हैं और ये इनका लैटीट्यूड है। और इक्वेटर का लैटीट्यूड होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर आपने देखना है कि जो सबसे छोटे से बड़े की ओर आप इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बनेंगे। सबसे साउथ में है थिरुवनंतपुरम, फिर बेंगलुरु, फिर चेन्नई, फिर मुंबई, फिर नागपुर, फिर कोलकाता। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका आता है शिलोंग, जोधपुर, दिल्ली और ले। ठीक है, ये इसके लैटीट्यूड हो गए। ये आप इसके सामने लिख देंगे, ये आपकी टेबल में ऑलरेडी हैं, वहाँ से आप इनको नोट करिए। मैंने आपके लिए एक मैप भी बना दिया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से। तो आप इंडिया का, इसके लिए आप क्या करेंगे, एक इंडिया का मैप ले लीजिए, उसको अपनी नोटबुक में पेस्ट करिए और यहाँ से देखकर इन सब के पॉइंटों को लोकेट कर दीजिए। जैसे यहाँ तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर बेंगलुरु है, ठीक है, इसके अलावा इधर चेन्नई है, ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर मुंबई है, फिर ये है नागपुर, इसके साथ साथ यहाँ पर कोलकाता है, यहाँ मेघालय में शिलोंग है, यहाँ राजस्थान में जोधपुर है, ये आपकी नेशनल कैपिटल दिल्ली है, और यहाँ पर लेह है। ठीक है, तो इनके आपने जो लैटीट्यूड हैं ये साथ के साथ लिख देने हैं। मैप पे ही मार्क करिए, जगह का नाम नोट करिए, उसको लेबल करिए और उसके सामने लैटीट्यूड नोट कर दीजिए। इसी प्रकार से दूसरा कह रहा है कि 2 स्टेशन बताओ जो जहाँ पर मोस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलती हो। एक दिल्ली है, एक जोधपुर है। क्यों? क्योंकि दोनों मैदानों में है। यहाँ पर समर सीजन में एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है और कोल्ड सीजन में एक्सट्रीम ठंड होती है। ठीक है, काफ़ी ठंड होती है, यानी इनमें एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है कॉन्टिनेंटल इफेक्ट के कारण। दूसरा है कि 2 स्टेशन बताओ जहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून से वो प्रभावित रहते हों। तो एक चेन्नई, एक तिरुवनंतपुरम, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत में यहाँ पर चेन्नई है और इधर तिरुवनंतपुरम है, दोनों में लौटती हुई मानसून पवनों के द्वारा बारिश होती है। हालांकि तिरुवनंतपुरम में साउथ वेस्ट मानसून से भी बारिश हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट कहता है कि हॉटेस्ट स्टेशन बताने हैं आपने दिए गए मंथ के आधार पर। फरवरी में जिसमें सबसे ज़्यादा तापमान रहता हो और जून में सबसे ज़्यादा तापमान रहता हो। तो फरवरी में सबसे ज़्यादा तापमान तिरुवनंतपुरम में 27 डिग्री और 27.3 डिग्री सेल्सियस और चेन्नई में 25.7 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ से मिलेंगे आंकड़े? तो ये आप अध्ययन करेंगे इस टेबल की मदद से। ठीक है, तो इस टेबल का अध्ययन करके आपने ये उत्तर कवर करना है। ठीक है, इसी प्रकार से जून के महीने में सबसे गर्म होता है जोधपुर, जहाँ पर एवरेज आ जाता है 33.9 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली में 33.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपने कुछ उत्तर देने हैं। शिलोंग में ज़्यादा बारिश क्यों होती है कोलकाता की तुलना में? तो देखिए, कोलकाता है वेस्ट बंगाल में, वहाँ की कैपिटल सिटी है, और उससे नॉर्थ की ओर हिली एरिया में जहाँ पर शिलोंग का पठार है, वहाँ पर मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अब शिलोंग में क्या होता है कि यहाँ पर 3 पर्वत हैं, एक का नाम है गारो, एक का खासी और एक का जैंतिया। इसमें मानसून विंड पहुँच जाती हैं और वो माउंटेन के बीच में फंस जाती हैं, जिसके कारण से खासी हिल्स के अंदर मॉइस्चर से भरी हुई साउथ वेस्ट मानसून पहुँचती हैं, तो वो फोर्सली प्रेशराइज होती हैं कि ऊपर की ओर वे उठें। जैसे जैसे मानसून विंड्स ऊपर की ओर उठती हैं पहाड़ के किनारे किनारे, तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और वो हैवी रेनफॉल करती हैं। ठीक है, विंडवर्ड साइड पे। इसी प्रकार से यानी यहाँ पर ओरोग्राफिकल रेन होती है हिली एरिया होने के कारण। लेकिन कोलकाता जो है वो प्लेन एरिया में है, हालांकि कोस्टल एरिया में है। इस कारण से बारिश तो वहाँ पर अच्छी खासी होती है, लेकिन शिलोंग की तुलना में कम होती है, क्योंकि ये एक प्लेन एरिया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली में जोधपुर की तुलना में ज़्यादा बारिश होती है, क्यों? दिल्ली जो देश की नेशनल कैपिटल है, इसमें क्या होता है कि इसके नॉर्थ में हिमालय है, इसके साउथ में अरावली हिल्स है, और यहाँ पर बीच में नेशनल कैपिटल दिल्ली है। तो जो मानसून विंड्स हिमालय से टकराकर गंगा घाटी में ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, तो वो दिल्ली में आकर बारिश करती हैं। इसी प्रकार से जो अरेबियन सी की मानसून विंड्स हैं, वो भी अरावली के दोनों साइड से होती हुई दिल्ली तक पहुंच जाती हैं और ये भी यहाँ पर बारिश करती हैं। इसके साथ साथ विंटर सीजन में मेडिटेरेनियन सी से जो हैं WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, वो भी यहाँ पर दिल्ली में, पंजाब हरियाणा में बारिश कर देते हैं विंटर सीजन में।
जिनको मावट कहा जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर सफिशिएंट बारिश हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जोधपुर जो है वो डेजर्ट के अंदर है, वहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल की जो शाखा है वो नहीं पहुँचती है, क्योंकि अरावली हिल्स उसको रास्ते में जो है रोक देती हैं। इसके अलावा जो अरेबियन सी से आने वाली मानसून विंड है वो अरावली के पैरेलल आ जाती हैं, जिसके कारण से भी यहाँ पर बारिश कम होती है। दूसरा, ये डेजर्ट के कारण डेजर्ट में होता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन कम होता है, जिसके कारण से रेनफॉल यहाँ पर कम होती है दिल्ली की तुलना में। नेक्स्ट कहता है थिरुवनंतपुरम हैज़ इक्वलेबल क्लाइमेट। जो थिरुवनंतपुरम है केरल में, वहाँ पर जलवायु एक जैसी क्यों रहती है? ठीक है, तो उसके पीछे कारण होता है थिरुवनंतपुरम की क्लाइमेट एक जैसी है, वो अरेबियन सी के किनारे पर है, तो दिन में वहाँ पर सी ब्रीज चलती हैं जो समुंदर की ओर से मॉइस्चर को उतर लाती हैं, और रात में स्थल से जल की ओर लैंड ब्रीज चलती हैं, जिसके कारण से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसी प्रकार की जलवायु आप बॉम्बे में भी देखेंगे, जहाँ पर साल भर वो मॉडरेट क्लाइमेट बनी रहती है। तो आप कह सकते हैं कि ये रिजल्ट होता है कोस्टल रीजन का। ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट ऑल ओवर द ईयर बनी रहती है। नेक्स्ट कहता है चेन्नई हैज़ मोर रेनफॉल ओनली आफ्टर द फेरी ऑफ द मानसून इज ओवर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ज़्यादातर देश के हिस्सों में मानसून ख़त्म हो जाती है तब चेन्नई में बारिश होती है, ऐसा क्यों? तो आप देखेंगे कि चेन्नई जो है वो भारत के पूर्वी तट पर है। ठीक है, और यहाँ पर जब लौटती हुई मानसून पवनें हैं जो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले लेती हैं, और जब वो तमिलनाडु में पहुँचती हैं तो वेस्टर्न घाट से टकराकर विंडवर्ड साइड यानी चेन्नई की तरफ अधिक बारिश वो करती हैं। तो ये उसका मुख्य कारण है, जो अक्टूबर से दिसंबर का ये टाइम रहता है, यानी रिट्रीटिंग के दौरान बारिश होती है। लेकिन इस दौरान उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों से मानसून लौट चुकी होती हैं, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ये जो चेन्नई का पूर्वी तट है इसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, यानी यहाँ पर ये जो तट है पूर्वी तट, यहाँ पर लौटती हुई मानसून पवनें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं और वो बारिश करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर मिल जाता है। नेक्स्ट कहता है ले हैज़ मॉडरेट प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। ऐसा क्यों है? तो ले जो है एक्चुअल में जो भारत का उत्तरी भाग है, यहाँ पर ले है। ठीक है, लद्दाख में। तो यहाँ जो ग्रेट हिमालय है, इसके जो रेन शैडो जोन में ये आता है ले, तो यहाँ पर जो मानसून विंड्स हैं वो नहीं पहुँच पाती, क्योंकि ग्रेट हिमालय इनको रोक देता है। क्योंकि हिमालय जो है वो लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, जबकि मानसून विंड वो 2 किलोमीटर ऊंचाई तक ही बादल बनते हैं, तो ये उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से ले में बारिश कम होती है। बट ले में जो है थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो जाता है या ओकेजनल रेनफॉल हो जाती है, हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। हालांकि ऐसा जो है वो ले में जून में भी हो जाता है कि जून में भी वहाँ पर स्नोफॉल हो जाता है, और विंटर सीजन में यहाँ पर स्नोफॉल होता है। ठीक है, तो ये एक कारण है यहाँ पर कि यहाँ पर मॉडरेट जो वर्षण है वो सिचुएशन होती है। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपने पूरे अलग अलग एरिया में बावजूद अलग अलग एरिया होने के बावजूद भारत में मानसून पवनें किस प्रकार से एक रूपता लाती हैं। तो देखिए, भारत में टेम्परेचर और रेनफॉल अलग अलग स्थान पर बहुत वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, लेकिन साउथ वेस्ट मानसून जब आती हैं तो ये पूरे भारत के अंदर बारिश करती हैं, जिसके कारण से काफ़ी अधिक बारिश होती है पूरे भारत में जून से सितंबर तक, और लौटती हुई मानसून पवनें एडिशनल रेनफॉल कर देती हैं साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर, यानी कोरोमंडल कोस्ट पर, यानी तमिलनाडु में, यानी चेन्नई के आसपास। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि मानसून विंड कॉमनली एक क्लाइमेटिक फीचर है जो भारत का यूनिफाइज एक डाइवर्स क्लाइमेट बना देती है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का भाव ला देती हैं, यानी पूरे भारत में मानसून के द्वारा बारिश होती है। नेक्स्ट कहता कलेक्ट पिक्चर ऑफ हाउसेज एंड क्लॉथ फ्रॉम द डिफरेंट रीजन। भारत के अलग अलग एरिया से आपने पिक्चर कलेक्ट करनी है कि वहाँ पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं और किस प्रकार के कपड़े वहाँ पर पहने जाते हैं, ड्रेसिंग सेंस क्या है। तो आप क्या करेंगे कि इंडिया का मैप ले लेंगे, उस पर आप इस प्रकार की पिक्चर ले सकते हैं।
ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए टेक्नोलॉजी की मदद से कलेक्ट की हैं कि जो कश्मीर में आप देखेंगे तो डलवा छत वाले मकान वहाँ पर होते हैं, लकड़ी के होते हैं, और वे वहाँ पर पैरान कुर्ता ये इस प्रकार का पहनते हैं। राजस्थान में आप देखेंगे वो झोपड़ी नुमा घर होते हैं या मोटी दीवारों वाले घर होते हैं, और वहाँ के कपड़े आप इसमें देख सकते हैं। फिर वेस्टर्न पार्ट में आप चले जाएं या पेनिनसुला इंडिया में चले जाएं तो ऐसे ही आप ये अलग अलग एरिया की पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी आप बाज़ार से चार्ट भी ले सकते हैं, उसका यूज करिए और इंडिया के मैप के साथ इसको एसोसिएट करके आप ये चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर, इसको आप तैयार कर लेंगे और आप मेरे चैनल अभिमन्यु सर ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस टिप्स को फॉलो कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल लेक्चर समय समय पर मिलते रहें। आपको ये फाइल अगर टेक्स्ट में चाहिए, टेक्स्ट या पीडीएफ में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ पर मैंने इसका लिंक दे रखा है। आप मेरी वेबसाइट abhimanyu.blogspot.com पर पहुँच जाएंगे। वहाँ आप क्लास 9th के फोल्डर को फॉलो करें और उसमें सीक्वेंस से आपके चैप्टर मिल जाएंगे। वहाँ से आप इसको टेक्स्ट के रूप में भी ले सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।